हाँ जी। सत श्री अकाल। नमस्ते। आदाब। हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अबाउट सिटिएशन। सेक्शन 124 ए डील करता है लॉ ऑफ सिटिएशन के साथ। भारत के अंदर लॉर्ड मैकले के ड्राफ्ट में ये सेक्शन 113 था। इस सेक्शन को इंक्लूड करने के लिए प्रपोजल दिया गया था, पर उस प्रपोजल को अस्वीकार करा गया। पर बीते समय के साथ साथ सन 1870 में इस सेक्शन 124 ए को इंक्लूड किया गया। बाद में समय अनुसार जब जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव भी किए गए। अब सेक्शन 124 ए कहता है, कोई भी शख्स अगर अपने शब्दों से, चाहे बोले गए हों या फिर लिखे गए हों या फिर किसी साइन से या फिर किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या फिर ऐसा कुछ भी जिसकी कोशिश की जाए, ऐसी कोशिश जिससे लोग सरकार पर भड़क जाएं, मतलब बागी हो जाएं। अगर लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो ये एक तरह की डिसअफेक्शन है, जिसका मतलब है देश के प्रति वफादार ना होना और देश से किसी तरह का बैर या शत्रुता रखना। सरकार की तरफ से अगर कोई भी पॉलिसी लाई गई हो और वो पॉलिसी लोगों को नामंजूर है तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के प्रति वफादार नहीं है या फिर देश से शत्रुता रखते हैं, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर दोषी नहीं माना जाएगा। अगर वो शख्स किसी तरह की प्रोवोकेशन नहीं करता है, मतलब भड़काता नहीं है किसी को, या फिर कानूनी तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ही डू एवरीथिंग, तब उसको इस सेक्शन में नहीं डाला जाए। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसके किसी भी ऐसे एक्शन से लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो रहा हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से एक लॉ प्रोसीजर में काम करना चाहिए वो ना कर रही हो, अगर कोई शख्स इन चीज़ों को लेकर विरोध करता है बिना किसी प्रोवोकेशन, नफरत, डिसरिस्पेक्ट या फिर डिसअफेक्शन, तो ये सेक्शन किसी भी शख्स पे नहीं लग सकता। अब रही बात इंडिया की, देखिए धक्के से लगाओ तो लग जाता है, न्यूज़ चैनल वालों के ऊपर लग रहा है, लॉयर्स के ऊपर लग रहा है। तो भारत देश है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और ऐसा होता रहता है। किसी के ऊपर कोई भी चार्ज लगाकर उसके ऊपर मतलब उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए इस सेक्शन की अगर ध्यान से रीडिंग की जाए तो ये पता लगता है कि किसी भी स्टेट में किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट हो तो सरकार के पास पावर होनी चाहिए उन लोगों को पनिश करने के लिए जो लोग अपने कंडक्ट से जियो पैराडाइज करते हैं स्टेट को और उसकी स्टेबिलिटी को। और अगर वो शख्स किसी भी तरह की फीलिंग्स को फैला रहा है और उन फीलिंग से गद्दारी झलक रही है, अब ये फीलिंग वो कैसे एक्सप्रेस करता है ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। जैसे भी सर्कमस्टांसिस होंगे उसके अकॉर्डिंग वो शख्स उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए इजीली अवेलेबल होंगी। अब वो चाहे उसे बोलकर, लिखकर, या फिर अपने साइंस या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी ऐसे वे से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है जो उसके लिए इजी हो। और उन फीलिंग्स की वजह से स्टेट या फिर पब्लिक ऑर्डर में किसी तरह की दिक्कत आए तो वो सिडिएशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि कुछ ऐसे एक्ट जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरह की नफरत या डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करता है, लाता है, तो वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होगा सिडिएशन का। मगर किसी तरह की नारेबाजी करना वो इस सेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, न्यूजीलैंड जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे हो जाते हैं, बेगमपुरा जिंदाबाद। अगर ऐसी नारेबाजी की जाती है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। सिडिएशन को अगर समझा जाए तो ये देश के प्रति गद्दारी है या फिर ऐसी प्रोवोकेशन जिससे सोसाइटी में किसी तरह की डिससैटिस्फैक्शन या फिर पब्लिक डिस्टर्बेंस या फिर सिविल वॉर जैसी स्थिति बन जाए, मतलब कंडीशन बन जाए। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 124
जो है वो पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट सेक्शन 124A का है वर्ड्स, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर और भी कोई चीज़ है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी सीडीएस एक्टिविटीज़ को करने के लिए वर्ड्स, वो चाहे बोले गए हों, लिखे गए हों, साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ भी। अब जो ये वर्ड्स और साइन है इन्हें समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब इजीली समझा जा सके। जो वर्ड लिखे हुए हैं या फिर जो साइन दिखाया जा रहा है उससे झलक रहा है कि वो देशद्रोह को प्रमोट कर रहा है। विजिबल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, पर इसका मतलब किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो कि आंखों से देखी जा सके, समझी जा सके। अब इसमें आता है पिक्चर, कोई ड्रामेटिक परफॉर्मेंस या फिर कोई माइंड शो जिसमें कोई वर्ड्स नहीं बोले गए हों, पर जो मीनिंग है या जो मैसेज है वो बाय जेस्चर, मोशन या फिर ड्रामेटिक एक्शन द्वारा परफॉर्म किया जा रहा हो। अब जो वर्ड अदरवाइज है ये इंडिकेट करता है यूनिवर्सलिटी ऑफ मीन्स, जिसके द्वारा ये क्राइम किया जा सकता है। किसी तरह की सीडीएस मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन करना भी अपराध होगा। आपने देखा होगा पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं, वो भी अपराध। मगर किसी बैड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना उस पर्सन को देशद्रोही नहीं मानता है जब तक वो पर्सन किसी तरह की वॉयलेंस, प्रोवोकेशन या फिर ऐसा कोई भी एक्ट जिससे उसकी इंटेंशन का पता लग रहा हो कि वो डिस्टर्ब करना चाहता है पब्लिक पीस को बाय वॉयलेंस। अब अगर ये वर्ड्स, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर ऐसा कुछ भी जो किसी तरह की हेट और कंटेम्प्ट को पैदा करता है, लाता है, क्रिएट करता है या फिर कोशिश करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट जो कि एस्टैब्लिश की गई है बाय द लॉ। अब अगर कोई भी शख्स ऐसा कुछ करता है या फिर कोशिश करता है, वो चाहे उसमें कामयाब हुआ हो या ना हुआ हो, इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत है। कानून को कोई लेना देना नहीं है किसी के दिल में देश के प्रति नफरत है या फिर किसी तरह की डिसअफेक्शन। अब ये तो है नहीं कि कानून लोगों से जाकर पूछे कि आप क्या देश से प्रेम करते हैं, क्या आप नफरत करते हैं, और अगर आप नफरत करते हैं तो आपको वहीं पर पनिश कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। कानून अपना काम तब करता है जब आपकी इनर फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं, जो आपकी हेट है देश के प्रति वो बाहर आ जाती है। वो चाहे बाय वर्ड्स हो, बोले गए हों, लिखे गए हों, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर ऐसा कुछ भी जिसके कारण वो सोसाइटी में किसी तरह की हेट या कंटेम्प्ट को पैदा कर रहा हो। इस सेक्शन का तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो है एक्साइट, डिसअफेक्शन। एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये डिसअफेक्शन को डिफाइन किया गया है इसमें, जिसका मतलब है देश के प्रति वफादार ना होना और दुश्मनी जैसी फीलिंग रखना, मतलब भावना रखना। ये वर्ड डिसअफेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि कंट्रोवर्सी रहा है कोर्ट के अंदर, और जितनी भी जजमेंट है सिचुएशन को लेकर वो भारत की आज़ादी से पहले की हैं, पर यह डिबेट जल्द ही खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया एक्साइट डिसअफेक्शन को। इस केस में जो एक्यूज पर्सन था उसे चार्ज किया गया था अंडर सिडिएशन। उसने एक स्पीच दी थी जिसमें दोषी ने कहा कि जो सीआईडी के कुत्ते हैं ये बारूणी में घूम रहे हैं और कुछ सरकारी कुत्ते इस मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। भारतवासियों ने गोरों को तो देश से निकालकर कांग्रेसी गुंडों को गद्दी पर बिठा दिया है। आज ये कांग्रेसी गुंडे गद्दी पर बैठे हुए हैं लोगों की गलती की वजह से। जब हमने गोरों को देश से निकाला था तो हमें उस समय इन कांग्रेसी गुंडों को भी हटा देना चाहिए था। ये सरकारी कुत्ते भी इन कांग्रेसी गुंडों के साथ मिले हुए हैं, और जो ये कांग्रेसी गुंडे हैं ये अमेरिकन डॉलर से चल रहे हैं और तरह तरह के टैक्स लगा रहे हैं हमारे लोगों पर। ये हमारे भाइयों का ही खून है। ये भाई मजदूर और किसान जिनका खून चूसा जा रहा है,
ये कैपिटलिस्ट और जमींदार इन कांग्रेसी गुंडों की मदद कर रहे हैं। ये जमींदार और कैपिटलिस्ट इनको भी लोगों की कोर्ट में लेके आना चाहिए। इन कांग्रेसी गुंडों के साथ किसान और मजदूर की एकता ही इस कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाएगी और कांग्रेसी गुंडों के कारनामों से पर्दा उठाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोरों की तरह काम करते हैं। रंग बदला है पर काम वही है। उन्होंने एक ऐसा राज कायम किया है जिसमें लाठी और गोली सहनी पड़ती है। ऐसे गोरों को इस देश से जाना होगा। इनके पास जहाज है, बंदूक हैं, बम हैं और तरह तरह के हथियार भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानती ऐसी नीति को जिसमें खुद को वोट किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास करती है रेवोल्यूशन के अंदर, जो कि होता था और होता रहेगा। हम उस रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं जो चिंगारी से आग में बदलेगा और कैपिटलिस्ट, जमींदार और इन कांग्रेसी लीडर्स को, जिनका पेशा सिर्फ और सिर्फ देश को लूटना है, राख में बदल जाएगा और इस राख से एक नई सरकार बनाई जाएगी जो कि दबे कुचले गरीबों की होगी। यह हमारी बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम इन कांग्रेसी शासकों से किसी तरह की उम्मीद रखते हैं। तो इन्होंने विनोबा भावे को एक लंगोटी पहनाकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इम्प्लांट कर दिया है। आज विनोबा ड्रामा कर रहा है, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। मैं विनोबा और उसके एजेंट्स को एक राय देना चाहता हूं, तुम्हें समझना चाहिए कभी लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं राय देना चाहूंगा विनोबा को कि वो कांग्रेसी शासकों के हाथों की कठपुतली ना बने। और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेसी सरकार तुम्हारा कभी भला नहीं करेगी। मैं इन कांग्रेसी गद्दारों को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हो, उनकी जिंदगी के साथ खेलते हो, उन्हें रिश्वत, काला बाजारी, करप्शन जैसी चीजों में उलझा रहे हो। आज एक गरीब का बच्चा खाने के लिए तरस रहा है। कांग्रेसी लोग कुर्सी पे बैठे हैं, एक नवाब जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को ट्रेस किया और रेफरेंस लेने की कोशिश करी उन सभी केसेस से जो भारत की आज़ादी से पहले के थे, जैसे कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस। इस समय जूरी सिस्टम था इंडिया में। इस केस में कोशिश की गई थी एक्सप्लेन करने की डिसअफेक्शन को। ऐसे ही क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था, इसमें भी डिसअफेक्शन को एक्सप्लेन किया गया और बताया गया कि ये एक तरह की नफरत है, दुश्मनी है, कंटेम्प्ट है, जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, इसके लिए एक जनरल टर्म है जो कि आप क्या बता सकते हैं कि सिडिशन है क्या? अभी डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ने निहार इंदु दत्त मजुमदार वर्सेस किंग एम्परर में कहा ये जो ऑफेंस सीडिएशन है, इसमें लोगों को उकसाया जा रहा है वॉलेंस करने के लिए। सिर्फ अब्यूजिव वर्ड्स बहुत नहीं है, जो एक्ट और जो वर्ड हैं वो लोगों को इतना उकसाएं कि भी वो उनको देखकर, जो लोग हैं उनको देखकर पब्लिक यूं लगे कि भी पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा डिसअफेक्शन को। और अगर किसी शख्स का सिर्फ और सिर्फ मकसद पब्लिक को तंग करना है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, या किसी तरह का डिसऑर्डर क्रिएट करना है, या फिर किसी को उकसाना है, ऐसी हरकतें कर कर, जैसे कि शब्दों से कुछ लिखकर जो कि सिडिएशन को कॉन्स्टिट्यूट करे, अगर उनकी इंटेंशन ऐसी है तो ये बहुत आसान होगा उसको उसके अंदर चार्ज करने के लिए। किसी एक मिनिस्टर के प्रति अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो वो इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। पर अगर लोग सरकार या फिर कानून या फिर दोनों का ही पालन नहीं कर रहे हैं तो ये एनार्की को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसमें किसी तरह की सरकार नहीं होती, लोगों की सरकार बिना किसी सरकार। मतलब पर्ज मूवी देखी होगी आपने, जैसा वो सिस्टम है वैसे वाला। मतलब लोगों ਆਪਾਂ तलवारा चक लेनी है, बिंडे चक लेने हैं, एक दूसरे को मारना, वो है पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करना है हमने, ये चीज़ें। और जो उनकी इंटेंशन का पता लग जाता है कि भी क्या वो चाह रहे हैं करना, कि भी दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, दे डोंट वांट एनी लॉ और एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू रूल बाय द पावर, बाय देयर पावर ओनली।
इन सभी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के केस में होल्ड किया कि जो इंटरप्रिटेशन की गई है फेडरल कोर्ट द्वारा उसे आर्टिकल 19 के मेल में देखा जाना चाहिए, मतलब आर्टिकल 19 के साथ देखा जाना चाहिए, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान ऐसे शब्द, वो चाहे बोले गए हों या लिखे गए हों, किसी तरह के साइन या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कोई और तरीके से लोगों को उकसाया जाए, तो उकसाया जाए और लाइक जो सरकार है और कानून है दोनों का पालन ना करें, लोग पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करें। ऐसे ही बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ, इस केस में जो दोषी हैं इन्होंने इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, और उस डेथ एनिवर्सरी पे क्या हुआ कि भी इन्होंने नारेबाजी कर दी इंदिरा गांधी के खिलाफ। और ये जो नारेबाजी करी इन्होंने 1 या 2 बार करी थी पब्लिक प्लेस के अंदर, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे। वहां पर किसी तरह की हलचल नहीं, लोगों ने सुना और कहते हैं अच्छा पागल लोग होंगे, कोई बात नहीं। तो जो पुलिस थी इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भी कैजुअल स्लोगन्स या फिर 1-2 बार जो स्लोगन्स दिए जाते हैं 3 लोगों द्वारा या ज़्यादा से ज़्यादा द्वारा, ये मतलब नहीं होगा कि ये लोग किसी तरह की नफरत या फिर डिसअफेक्शन फैला रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ एक नारे जो कि 2 या 3 बार लगाए गए, उस नारे के थ्रू उन्हें पता लग गया कि भी इन लोगों की मंशा क्या है। उन्होंने नारों से ही स्टोरी का पता लगा लिया, मतलब शुरुआत से, मतलब अगर कोई खालिस्तान जिंदाबाद कह रहा है तो दैट अकॉर्डिंग टू द पुलिस दे आर टेररिस्ट, कोई बेगमपुरा जिंदाबाद कह रहा है तो दे आर टेररिस्ट। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं दे आर नॉट सेंसिटिव इन वाइल अरेस्टिंग है गवर्नमेंट ऑफिशियल। बिलाल अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में एक कश्मीरी लड़के को हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया ऑन द ऑफेंस ऑफ सिडिएशन। जो एविडेंस इसके खिलाफ था वो सिर्फ यही था कि ये खबर फैला रहा था कि जो इंडियन आर्मी के मेंबर हैं वो हम पर जानबूझकर फिजिकल वायलेंस या टॉर्चर करते हैं। जो इस शख्स के खिलाफ चार्ज लगा रखे थे वो बेबुनियाद थे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मैनर को, जो ट्रायल कोर्ट का मैनर था कन्विक्टिंग दैट पर्सन, उसको क्रिटिसाइज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना तो दोषी के खिलाफ कोई सबूत है और जो चार्ज लगाए गए हैं उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट ही कंप्लीट नहीं है। कोर्ट ने कंडम किया इस ऑर्डर को और कहा कि लोगों को ऐसे सीरियस ऑफेंस के अंदर जब चार्ज किया जा रहा हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखे जाए, लोगों की लिबर्टी के साथ ऐसे इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की अगर बात करें सेक्शन की 120A की, तो तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट के केस में पहली बार 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जांचा गया और ये कहा गया कि सेक्शन 124A आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A के अगेंस्ट है। ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस घोषित किया और कहा कि यह सेक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 124A की कोई जगह नहीं है इंडियन डेमोक्रेटिक पैटर्न के अंदर जो कि अडॉप्ट किया गया है इंडिया में। आज हमने डिस्कस किया सिचुएशन के बारे में। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप यहाँ तक अंत तक आए हैं, मेरी वीडियो को देख चुके हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे बिना कहे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। दिस इज मी गुरजंट सिंह।